साक्षी, क्या हाल चाल है? कुछ प्रॉब्लम है कल पिछले क्लास की? चलिए, बायोडाइवर्सिटी कंप्लीट है लगभग। कुछ करेंट्स वगैरह का होगा तो देखेंगे लास्ट में। और सीसेट का टेस्ट लिया था पिछली बार, देखा सबके नंबर ठीक, एक पास है बस 66 नंबर से। कौन है? विशाल। एकदम एग्जैक्ट 66 नंबर से पास हो हैं? ठीक है। तो उसमें कॉम्प्रिहेंशन कैसे सॉल्व करना है वो कल बताऊंगा, ठीक है। मैथ्स वगैरह का तो प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मतलब पेपर कुछ भी आ सकता है, अब उसका कोई तो हर प्रकार के मैथ सॉल्व करने की प्रैक्टिस आप में होनी चाहिए। उसका कोई क्या बोलते हैं लिमिटेशंस नहीं है कि ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ोगे तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। यूपीएससी है, कैट लेवल के क्वेश्चन जो एक आध साल पहले, 2 साल 2023 वगैरह में दिया था ना, क्या नाम है विशाल, 23 से 24 में, समझ रहे हो? तो वो क्वेश्चंस कब बनेंगे? जब बेसिक समझ होगी। तो मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन जो है उसके लिए, और उसके बिना भी सिलेक्शन क्वालिफाई नहीं होगा आपका। उसके बिना भी कुछ तो जो सरल क्वेश्चंस है, जो कठिन है वो सबके लिए कठिन होंगे, उससे तो कोई नुकसान नहीं होगा, मैंने फिर से कहा। लेकिन सभी के सभी क्वेश्चन, जैसे लास्ट ईयर 51 क्वेश्चन मैथ्स रीजनिंग के आए थे, 51 क्वेश्चन, तो 51 में सभी के सभी टफ 50% तो कम से कम क्या होंगे आपके बनाने लायक तो होंगे। 25 क्वेश्चन रीजनिंग मैथ्स के, ऐसा थोड़ी कि 51 क्वेश्चंस में 51 क्वेश्चन ही टफ होंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। कम से कम 50% क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन तो होंगे रीजनिंग मैथ्स के, जो कम से कम, हाँ ठीक है, विशाल के हिसाब से 15 क्वेश्चन है, तो 15 क्वेश्चन के हिसाब से भी कितने मार्क्स हो गए? यदि 15 भी सही किया तुमने तो कितने मार्क्स हो गए? हाँ है ना, 37.5। और बाकी फिर 80 क्वेश्चन आते हैं। 29 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन के थे, 29 क्वेश्चंस क्या थे आपके कॉम्प्रिहेंशंस के थे। इसमें भी 14-15 सही मान लो तो पास होने लायक बन जाओगे ना भाई। हाँ, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होना चाहिए ना, 15 क्वेश्चन सही होने लायक होंगे ना भाई। वो 15 क्वेश्चन जो मान के चल रहे, कम से कम उतने तो सही करने ही पड़ेंगे, तो पास कैसे होगे? 51 क्वेश्चन में 15-20 क्वेश्चन मैथ्स रीजनिंग के नहीं निकाल पा रहे तो फिर कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने फिर से कहा है कि मैथ्स जितना आसान दिखता है उतना है ही नहीं। जब एग्ज़ाम में जाओगे तो हाथ पैर फूलने लगेंगे। तो फिर से मैंने कहा 6वीं से 10वीं तक की एनसीईआरटी एक बार तो नज़र गो थ्रू हो ही जाओ अच्छे से। एक बार में नहीं होगा, कम से कम 5 बार, तब जा कर के लगेगा कि हाँ कुछ चीज़ें बनी हुई है। तो क्योंकि समझ नहीं होगी तब तक आप आंसर नहीं निकाल सकते। सोचोगे रट करके आंसर निकाल ले मैथ्स का, या सेम टाइप के क्वेश्चंस मिल जाए, पॉसिबल? क्योंकि सीसेट का मतलब ही आपके एप्टीट्यूड टेस्ट है। एप्टीट्यूड का मतलब जनरली जो क्वेश्चन है लॉजिकल मैथ्स है, लॉजिकल रीजनिंग है, कि प्रशासक बनने लायक आप में मेंटल एबिलिटी है या नहीं है, और वहीं पे छड़ जाते हो फिर तो समझ जाते हैं कि वो क्वालिफाई नहीं, मतलब एडमिशन बनने लायक नहीं हो। पेपर ही उसी लिए रखा गया वो। इवन पूरे एग्जाम का ही नाम ही है सीसेट। सीसेट तो हम पेपर सेकंड को जबरदस्ती नाम दिए हुए। इसमें ही 2 पेपर होते हैं, जीएस का पेपर भी होता है और आपका दूसरा ये जो मेंटल एबिलिटी वाला पेपर है ये वाला भी होता है। सीसेट पूरे एग्जाम का नाम ही सीसेट है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। और एप्टीट्यूड का मतलब क्या बताया था मैंने? अभिक्षमता, योग्यता, कि जिस फील्ड में आप काम करने जा रहे हैं उस फील्ड में काम करने लायक आप में योग्यता है या नहीं है, तो वो उसी का टेस्ट है। तो जीएस पेपर भी जो आता है वो रटा रटाया नहीं आता है, वो भी आपका कहीं ना कहीं जो डे टू डे लाइफ में सब सब्जेक्ट जीएस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक समझ, और प्रशासक के रूप में उतनी चीज़ें को कैसे आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, ये सिर्फ जानना चाहता है। रटा रटाए स्टेप से नहीं रहेंगे कि आपके। तो ये थोड़ा सा एग्जाम का पैटर्न है, तो उसको फॉलो करना है, पास होना है तो। नहीं तो फिर मैंने कहा कि चलिए आज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एक नया टॉपिक आपका एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। क्या हुआ, चंद्रिका फिर नहीं आई? फिर नए टॉपिक, पहले टॉपिक में गायब है, फिर बाद में पूरी क्लास कल आ जाएंगे और फिर बोलेंगे समझ में नहीं आ रहा है। पर्यावरणीय
प्रदूषण, है ना। शुरू की कोई भी टॉपिक जब स्टार्ट होता है तो पहली दूसरी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उसी के बेस पे फिर आगे की क्लास चलती है पूरी की पूरी, समझ रहे हो ना भाई। उसी के बेस पे पूरी आगे की क्लास चलती है। बायोडाइवर्सिटी स्टार्ट किया तो शुरू की 1-2 क्लास यदि आपको समझ में नहीं आई, 1-2 क्लास में आप क्लास में नहीं हैं, तो आगे पूरे बायोडाइवर्सिटी की क्लास, क्योंकि वही चीज़ रिपीट तो करूँगा नहीं मैं। तो इसीलिए शुरू की कोई भी नया टॉपिक स्टार्ट होता है, पहले दिन से उस क्लास में नहीं है तो रिवीजन क्लास में कर लीजिए, वहाँ पे कर लीजिए, ऑनलाइन कर लीजिए। चलिए, तो सबसे पहले प्रदूषण का मतलब क्या होता है, पर्यावरण तो बाद में जोड़ लेंगे। सामान्य परिभाषा पॉल्यूशन का मतलब क्या है समझते हैं आप लोग, बताओ केतन। प्रदूषण, किसी भी चीज़ में प्रदूषण या पर्यावरणीय प्रदूषण की परिभाषा सोचना हो तो क्या लिखोगे? अपने शब्दों में जो भी लिखना है, सामान्य जो समझ है, जानते नहीं हो ऐसा तो हो नहीं सकता है। बताओ श्रेया। चलिए शारीरिक प्रदूषण लिख लेता हूँ, प्रदूषण को आपके साथ शरीर का प्रदूषण जोड़ देते। चलो शारीरिक प्रदूषण, हाँ गंदगी से तो है ही है, लेकिन परिभाषा क्या दोगे? गंदगी से तो मतलब है ही है। ठीक है, तो अनडिजायर्ड एलिमेंट्स, है ना, अवांछित तत्व आ जाएंगे, है ना। आपके कहीं पर भी जो है जब अवांछित तत्व इंटर कर जाएंगे, अनवांटेड, अनडिजायर्ड, और उसके कारण से फिर आपकी जो मेन क्वालिटी है, मुख्य गुणवत्ता है, शरीर की बात करें तो शरीर के जो मेन फंक्शनिंग है उसमें कुछ डिस्टरबेंस होता है, तो वह स्थिति क्या कहलाएगी आपकी? पॉल्यूशन की कहलाएगी। तो पॉल्यूशन का मतलब है सबसे पहले क्या होना चाहिए आपका जो है अवांछित तत्वों का प्रवेश, अवांछित अनडिजायर्ड, अवांछित तत्वों का प्रवेश, एंट्रेंस ऑफ अनडिजायर्ड एलिमेंट्स। इससे क्या होगा, जो जिसमें भी प्रवेश करेगा उसकी जो मूल गुणवत्ता है, बेसिक क्वालिटी है, फंडामेंटल क्वालिटी है, ओरिजिनल क्वालिटी है, मूल गुणवत्ता में क्या होने स्टार्ट हो जाएगी? यदि गिरावट होने स्टार्ट हो जाती है, गिरावट आने लगती है, और फिर उसका जो है हानिकारक प्रभाव पड़ता है, हार्मफुल इम्पैक्ट पड़ता है। तो ऐसी स्थिति को हम लोग क्या कहेंगे आपका? ऐसी स्थिति को हम लोग क्या कहेंगे? पॉल्यूशन की स्थिति कहेंगे। है ना, बस समझ में। एंट्रेंस ऑफ अनडिजायर्ड एलिमेंट, एंट्रेंस ऑफ अनडिजायर्ड एलिमेंट्स, किसी में भी पर्यावरण को जोड़ेंगे इसी में, जिससे क्या होता है आपका जो है गिरावट का मतलब डिग्रेडेशन, ड्यू टू दैट डिग्रेडेशन या डिक्लाइनेशन, डिक्लाइन कर सकते हो, डिक्लाइनेशन ऑफ, डिग्रेडेशन ऑफ ओरिजिनल क्वालिटी, ओरिजिनल क्वालिटी ऑफ व्हाटएवर, और इसके कारण से क्या होता है आपका जो है हार्मफुल इम्पैक्ट होता है, उस पर जो है क्या होता है आपका जो है, या उस पर या किसी चीज़ पर हार्मफुल इम्पैक्ट होगा, तो वैसी स्थिति को क्या कहेंगे हम लोग? पॉल्यूशन की स्थिति कहेंगे। नहीं, मैंने कहा कि हर चीज़ रटना नहीं है, समझ जो जानते हैं उसको समझना है, सोचना है और लिखने की आदत डालनी है। अब इसी को एनवायरनमेंट के साथ जोड़ दीजिए, तो यहाँ पे अवांछित तत्वों का प्रवेश किस में हो जाएगा? पर्यावरण में, है ना। पर्यावरण में सब आ जाता है आपका। एनवायरनमेंट का मतलब मैंने बताया था, एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है? सराउंडिंग्स ऑफ अर्थ, अर्थ के चारों ओर जो भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हो पूरा का पूरा क्या है? एनवायरनमेंट है। एयर, वाटर, ठीक है, आपका लैंड, सॉइल, फ्लोरा एंड फौना, ये सब क्या है? हमारे एनवायरनमेंट का पार्ट है। तो यहाँ पर पर्यावरण में अवांछित तत्वों का प्रवेश, जिससे पर्यावरण की मूल गुणवत्ता, है ना, पर्यावरण की क्या होती है आपकी जो है मूल गुणवत्ता, उसमें क्या होने लगती है? गिरावट आने लगती है।
और उसके कारण से हानिकारक प्रभाव किस पे पड़ेगा? सभी पे पड़ता है, जीव जंतुओं पर, वनस्पति पर और हम पर, मानव पर। जीव जंतु में मानव भी आ जाएगा। तो इन सब पर जो हानिकारक प्रभाव पड़ता है वह स्थिति क्या कहलाएगी? आपकी पर्यावरणीय प्रदूषण की कहलाएगी। आया समझ में? तो डेफिनेशन बना लोगे? बना लोगे? अब लिख लो भाई एक लाइन डेफिनेशन कि पर्यावरण में अवांछित तत्वों का प्रवेश, पर्यावरण में अवांछित तत्वों का प्रवेश जिसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण की मूलभूत गुणवत्ता में या मौलिक गुणवत्ता में, पर्यावरण की मौलिक गुणवत्ता में कमी आने लगती है एवं जिसका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हानिकारक प्रभाव जीव जंतुओं एवं मनुष्य पर या मानव पर पड़ता है। वह स्थिति क्या कहलाएगी? आपकी पर्यावरणीय प्रदूषण की कहलाएगी। इंग्लिश में लिख लीजिए, एंट्रेंस ऑफ अनडिजायर्ड एलिमेंट्स इन एनवायरमेंट, ड्यू टू दैट ओरिजिनल original property of environment get degraded and its harmful impact can be seen on flora and fauna as well as human beings. आया समझ में? तो ये परिभाषा सरल सी थी, लेकिन तो धीरे धीरे सीखना है, रटना नहीं है। तो यहाँ तक कोई डाउट है तो बताएं। परिभाषा क्लियर हो गई? चलिए, अब यहाँ पे जो पॉल्यूशन फैलाते हैं, पॉल्यूशन फैलाने वाले, पॉल्यूशन में जो अवांछित तत्व है, पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल जो अनडिजायर्ड एलिमेंट्स है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। उसको क्या कहते हैं हम लोग? जो है प्रदूषक कहेंगे, पॉल्यूटेंट्स कहेंगे। आया समझ में? जो पॉल्यूशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, दैट और दोज अनडिजायर्ड एलिमेंट्स नोन एज पॉल्यूटेंट्स। क्लियर हो पॉइंट? समझ गया ना भाई? जो अवांछित तत्व है, उस जैसे आपके शरीर में यदि कोई प्रदूषण है तो बैक्टीरिया, वायरस है ना, फंगस या कृमि वगैरह जो होता है वो भी शरीर में क्या करता है? बैक्टीरियल डिसीजेस होते हैं, कुछ आपके वायरस से रिलेटेड डिसीजेस होते हैं आपके शरीर में, और कुछ फिर आपके अदर डिसीजेस होते हैं, है ना, साइकोलॉजिकल भी होते हैं, फिर आपका जेनेटिक भी होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सभी क्या कहलाएंगे? आपके शरीर के लिए अनवांटेड अनडिजायर्ड एलिमेंट्स कहलाएंगे, है कि नहीं? तो यहाँ पर पॉल्यूटेंट्स को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। यहाँ पे अब एक क्वेश्चन बनता है आपका, बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स and non-biodegradable pollutants। जैव अपघटनी एंड जैव अनअपघटनी
समझ गए इसका मतलब? क्या होगा इसका मतलब बताओ राहुल बाबू? ठीक, अपघटित मतलब डिकम्पोज हो जाता है ना, डिकम्पोज, कंपोजिशन, कंपोज, डिकम्पोज, अपघटन। जैसे कोई भी चीज़ जो है जो सड़ गल जाती है और पूरी तरह से फिर से एनवायरनमेंट का क्या बन जाती है, आपका पार्ट बन जाती है, उसको हम लोग अपघटनीय में रखते हैं। इंग्लिश में कौन सा वर्ड यूज करते हैं? डिकम्पोज्ड। जैसे आपका साग सब्जी की कचरा निकलता है कि नहीं, वो सब क्या हो जाते हैं, जब कोई छोटे मोटे चूहा भी मर जाता है, पड़े पड़े अपने आप सड़ गल जाता है पूरी तरह से, उसमें कीड़े लग जाएंगे, कीड़े धीरे धीरे करके पूरे चूहे को भी मिट्टी में मिला देते। हम लोग भी जब दफनाए जाएंगे, जलाए जाएंगे तो फिर अलग प्रोसेस हो गई, लेकिन दफनाए जाएंगे तो कुछ सालों बाद कब्र को खोदोगे तो क्या मिलेंगे? सिर्फ हड्डियाँ मिलेंगी, है ना। वो भी कुछ कई सारी हड्डियाँ डिसॉल्व हो जाती, कुछ बड़ी बड़ी हड्डियाँ बच जाती है कि नहीं। तो इसका मतलब हमारे शरीर का जो मांस है वो कहाँ चला गया? डिकम्पोज हो गया, है ना। तो सामान्य शब्दों में ये किसके द्वारा होता है? बैक्टीरियल एक्टिविटीज़ के द्वारा होता है ना। तो उसी को हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं? बायोडिग्रेडेबल। मतलब वे पॉल्यूटेंट्स जो क्या हो जाते हैं आपके, जो है जो अपघटक है उसके द्वारा, अपघटकों के द्वारा या सूक्ष्म अपघटकों के द्वारा, माइक्रो डिकम्पोजर्स के द्वारा क्या हो जाते हैं? अपघटित हो जाते हैं। डिकम्पोज्ड बाय डिकम्पोजर्स। उस पॉल्यूटेंट्स को हम लोग क्या कहेंगे? आपका जो है बायोडिग्रेडेबल कहेंगे। एग्जाम्पल बताओ तो जाने। तो एक तो आपका हो गया जितने भी फ्लोरा एंड फौना का, जो या डेड फ्लोरा एंड फौना कह सकते हो, आ गया समझ में? हाँ आएगा उसमें। तो डेड फ्लोरा एंड फौना आ जाएंगे, जितने भी मृत जीव जंतु वनस्पति है, धीरे धीरे करके सब क्या हो जाते हैं? डिकम्पोज हो जाते हैं। आई ना बस समझ? एग्जाम्पल लिख लो, मेरा चेहरा मत देखो। बायोडिग्रेडेबल की परिभाषा भी लिख लो, ये लिखवाए ना भाई, साथ साथ लिखते रहो। डिकम्पोज्ड बाय दोज पॉल्यूटेंट्स, डिकम्पोज्ड बाय डिकम्पोजर्स, है ना। पॉल्यूटेंट्स डिकम्पोज्ड बाय डिकम्पोजर्स। तो उसको हम लोग किस में रखेंगे? पॉल्यूटेंट्स, बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स में रखेंगे। जैव अपघटनी प्रदूषक। आया समझ में? तो इसका एग्जाम्पल सबसे पहला तो हो गया, जितने भी मृत जीव वनस्पति है सब सड़ गल जाते कि नहीं जाते हैं? बायो वेस्टेज जिसको हम लोग कहेंगे। तो बायो पॉल्यूटेंट्स रहेंगे। इसमें ये आ जाएंगे सीवेज का जो पानी है, सीवेज वाटर, या सीवेज के साथ भी कुछ चीज़ें निकलती है आपका, वही खास करके मलमूत्र, वो भी क्या हो जाता है आपका, जो है डिकम्पोज हो जाता है ना। अब उसमें जो सीवेज के पानी में यदि साबुन का पानी है तो डिकम्पोज नहीं होगा। हाँ कहाँ से आवाज आई? हाँ क्या बोले? न्यूज़पेपर। हाँ पेपर भी डिकम्पोज हो जाता है, लेकिन उसमें जो केमिकल्स होते हैं लिखने के लिए जो यूज करते हैं वो आपका पॉल्यूशंस के रूप में काम करेंगे। आपका जो नेचुरल पेपर है या जो पेपर बनता है ना, खास करके जो आजकल पेपर भी कई चीज़ों से बनते हैं, बम्बू के थ्रू जो बनते हैं, बांस है या फिर सवाई घास है, जो नेचुरल प्रोडक्ट से बनते हैं वो डिकम्पोज्ड, लेकिन कुछ चीज़ें जो केमिकल प्रोडक्शन से बनते हैं पेपर्स, वो आपके फिर डिकम्पोज नहीं होंगे। तो जनरली हम लोग पुराने समय में किससे बनाते थे? आपका बम्बू से बनता था, एक सवाई ग्रास करके होता है, उन सब से बनता है। तो जो नेचुरल से बनेंगे, नेचुरल फॉरेस्ट से बनेंगे तो वो डिकम्पोज्ड हो जाएंगे। लेकिन यदि उसमें न्यूज़पेपर में लिखा हुआ है तो वो केमिकल्स होता है, तो वो पानी के साथ मिल करके फिर वाटर पॉल्यूशन वगैरह और उड़ता भी है, तो एयर पॉल्यूशन के लिए भी वो क्या होगा? रिस्पॉन्सिबल होगा। तो इसका तो उसको भी आप पेपर का डाल सकते हो कि डिकम्पोज हो जाता है, अब घटनी है, लेकिन केमिकल्स वगैरह फिर उसमें आ जाएंगे। जो केमिकल्स पेपर में जो केमिकल्स यूज होते हैं वो आपका किस में आ जाएंगे? नॉन बायोडिग्रेडेबल में आ जाएंगे। आया समझ में? तो इस तरीके से डाल सकते हैं।
तो क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा, एक क्वेश्चन बनता है कि विच पॉल्यूटेंट्स इज बायोडिग्रेडेबल एंड विच वन इज नॉट, तो इस आंसर निकाल लोगे अब आराम से। इसमें क्या क्या आ जाएंगे, इसका उल्टा डेफिनेशन हो जाएगा, इसमें आ जाएंगे प्लास्टिक पूरा आ जाएगा, प्लास्टिक जो सबसे ज़्यादा वर्तमान में पॉल्यूटेंट्स है कि नहीं। उसके बाद जितने भी मेटल्स है, जितने भी धातु है, प्लास्टिक है, धातु है, ये आपका सड़ते गलते नहीं है कि नहीं। तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल में आ जाएंगे। और क्या आएंगे, है ना, पहले यूज होता था, अब तो DDT पाउडर यूज होता था, पहले BSC पाउडर यूज होता था, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ये सब आज की डेट में प्रतिबंधित है, बैन है, क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। नहीं, मलेरिया वगैरह के लिए, पहले मलेरिया वगैरह से बचाव के लिए DDT पाउडर का छिड़काव किया जाता था। मलेरिया से बचाव के लिए DDT पाउडर का क्या करते थे, पहले केमिकल्स एक प्रकार का छिड़काव करते थे। तो ये एटमॉस्फेयर में डिकम्पोज नहीं होता था, वो एटमॉस्फेयर में ही घूमते रहता था, तो इस कारण से एनवायरनमेंट को क्या करता था, आपका नुकसान पहुंचाता था। आ रही बस समझ में। तो ये सब केमिकल्स है, तो कई सारे केमिकल्स जो आएंगे वो नॉन बायोडिग्रेडेबल में आएंगे। कई सारे केमिकल्स किस में आएंगे, जैसे हम लोग ये पेंट लगाते हैं, तो पेंट लगाते हैं, पेंट करते हैं, चाहे लकड़ी का पेंट हो चाहे दीवार का पेंट हो, स्मेल आती है अजीब है कि नहीं। आप लोग जो डीओ यूज करते हो अपनी, हाँ एल्कोहल तो आपका उड़ जाता है एयर में आपका जो है, तो एल्कोहल में भी ये आपका खास करके एयर पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि इसके पार्टिकल्स क्या होंगे, एयर में कहीं ना कहीं उड़ जाता है ना। एल्कोहल आपका जो है, पेट्रोल भी उड़ जाता है, पेट्रोल भी छोड़ दोगे तो धीरे धीरे उड़ जाएगा, लेकिन वो एयर में क्या होंगे, आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल में आएंगे, वो आपको कहीं ना कहीं एयर में एयर पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे मैंने कहा ना, अब जो आप लोग डीओ यूज करते हो, परफ्यूम यूज करते हो, और गर्ल्स लोग जो आपका जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, ये सब के सब पॉल्यूटेंट्स में आते हैं, जो ओजोन डिप्लेशन वगैरह के लिए मुख्य रूप से यही सब जिम्मेदार है। जितने भी स्प्रे कैन यूज करते हैं हम लोग, जो है स्प्रे कैन, हम लोग सेविंग क्रीम यूज करते हैं, सेविंग स्प्रे यूज करते हैं, सब भी किस में आते हैं, आपके जो है एयर पॉल्यूटेंट्स में आते हैं, और ये सीधा ओजोन डिप्लेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओजोन डिप्लेशन पढ़ेंगे, ओजोन क्षरण के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आ रही बात समझ में। तो कई सारी गैसेस है, जैसे हम ये कूलिंग इंस्ट्रूमेंट में CFC SCFC यूज करते हैं, ये सब ग्रीन हाउस के लिए, CFC HCFC ये सब ग्रीन हाउस गैसेस के रूप में काम करते हैं। तो ये सब नॉन बायोडिग्रेडेबल्स में आएंगे, जो एयर में कभी ख़त्म नहीं होते, एक बार रिलीज हो गए तो फिर एटमॉस्फेयर में बने रहते हैं। आ रही बात समझ में। तो ये सब नॉन बायोडिग्रेडेबल में आएंगे। तो पहला क्वेश्चन तो ये बनता है आपका, क्या बनता है, यहाँ पर एक क्वेश्चन कभी बना सकता है, कौन सा बायोडिग्रेडेबल है, कौन सा नॉन बायोडिग्रेडेबल है। आया समझ में। तो ये हो गया आपका सबसे पहला, एनवायरमेंट पोल्यूशन क्या होता है और पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं। तो यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब अलग अलग एनवायरमेंट्स टाइप्स पढ़ेंगे, प्रकार में कौन कौन से आएंगे। तो प्रकार में आपका सबसे पहले एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण आ ही जाएगा। चले और बताओ, लिखते जाओ, ठीक है। टाइप्स अलग अलग, पहले टाइप्स कौन कौन से पढ़ने वाले हैं लिख लेते हैं। साउंड पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण, क्या लैंड, हाँ लैंड पोल्यूशन, और
हाँ लैंड भी आ जाता, कोई इशू नहीं है। लैंड पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन में सब आ जाएगा, बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। सॉइल पोल्यूशन उसी का पड़ा। वाटर का लैंड के ऊपर ही वाटर मिलता है, ठीक है, हालांकि समुद्र में वाटर मिलता है, तो वाटर पोल्यूशन। और उसको आप लैंड पोल्यूशन बोल लो, तो उसको लास्ट में लिखेंगे एक साथ, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। इसके बाद एक और पोल्यूशन बता देता हूँ, थर्मल पोल्यूशन, तापी प्रदूषण। तापी प्रदूषण। इसके बाद आपका जो है रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन या न्यूक्लियर पॉल्यूशन। हिंदी में रेडियो एक्टिव या नाभिकीय प्रदूषण। इसके अलावा आज की डेट में विकिरण प्रदूषण, हालांकि रेडिएशन पॉल्यूशन में इसको दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो ये वाला रेडिएशन पॉल्यूशन भी आ जाएगा, और एक आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यानी इसमें विकिरण पॉल्यूशन एक लिख करके इसको पहला नंबर भी डाल सकते हो, रेडियो एक्टिव विकिरण पॉल्यूशन भी आ जाएगा, और इलेक्ट्रो मैग्नेटिक पोल्यूशन भी आता है, विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रदूषण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पोल्यूशन, विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रदूषण। आया समझ में? रेडिएशन पॉल्यूशन कभी आ जाए कि रेडिएशन पॉल्यूशन में, तो इसको दोनों को, एक तो ये पढ़ते ही अलग से हम लोग इसको भी डाल देंगे उसी में, और दूसरा ये लिख सकते हो रेडिएशन के अंतर्गत ही। क्लियर है? उसके अलावा एक बायो वेस्टेज पॉल्यूशन या जैव अपशिष्ट प्रदूषण, या जैव बायो पॉल्यूशन ही कर देते हैं हम लोग, जैव प्रदूषण। बायो का मतलब तो वैसे जितने भी फ्लोरा एंड फौना है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, उस बायो वर्ड में काउंट हो जाते हैं। लेकिन बायो पॉल्यूशन जब जानना चाह रहे हो, तो जब बहुत ज़्यादा मात्रा में कहीं पे जीव जंतु मर गए, या फिर पेड़ साग सब्जी के कचरा फेंक दोगे, अचानक से पूरा ढेर लगा दोगे, तो ऐसे तो डिग्रेडेबल है वो, लेकिन इतनी ज़्यादा मात्रा है कि फिर डिग्रेडेड नहीं हो पाता है, और फिर वहाँ से कई सारी जहरीली गैसें निकलेंगी, कुछ सॉइल पोल्यूशन क्रिएट करेंगे, कुछ वाटर पोल्यूशन क्रिएट करेंगे, तो उसको हम लोग बायो वेस्टेज पोल्यूशन या बायो पोल्यूशन कहते हैं। मतलब जैसे मान लिया सब्जी मंडी से कचरा निकला, इसका अपग्रेडेड नहीं, वाटर नहीं है इसमें, तो इसके कारण से फिर वाटर पोल्यूशन हो सकता है, एयर पोल्यूशन हो सकता है, सॉइल पोल्यूशन हो सकता है, तो उससे बड़ा हो गया। इसके अंतर्गत फिर बायो वेस्टेज का मतलब, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था आपको कि सब्जी मंडी से कचरा निकला बहुत सारा, कहीं पे डंप कर दिया हमने, अब वो इतना सारा है कि बैक्टीरिया उसको पूरी तरह से तुरंत तो सड़ा नहीं सकते, तो वहाँ से बदबू आएगी कुछ समय बाद, तो वो क्या करेगा, एयर पोल्यूशन। तो इस कचरे से फिर समय के साथ वहाँ से कुछ जहरीली गैसें निकलने लगती है, या कुछ हार्मफुल गैसेस निकलने लगती है, मीथेन वगैरह निकलने लगेगी एयर पोल्यूशन के लिए। आया समझ में?
वहाँ से जो सड़ गल करके कुछ एसिडिक पदार्थ बनेंगे, कुछ भी चेंज होगा और केमिकल रिएक्शन होगा और वाटर में मिल जाएंगे, तो फिर क्या हो जाएगा आपका वाटर पोल्यूशन भी होने लगेगा। आ रही बात समझ में? फिर कुछ चीज़ें पानी के साथ बह करके सॉइल में भी मिलेंगी, तो फिर उससे क्या होगा आपका सॉइल पोल्यूशन भी होगा। तो इसके कारण से फिर तो उसको हम लोग बायो पॉल्यूशन में रखते हैं। बायो पॉल्यूशन का मतलब जब कोई भी बायो वेस्टेज जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है और उसको हम यूं ही डंप कर देंगे, तो उसके कारण से भी पॉल्यूशन। या कभी कभी क्या होता है, जैसे बहुत पहले पोलैंड में हुआ था, आलू की पूरी फसल बर्बाद हो गई। उतना सारा आलू की फसल बर्बाद हो गई कि उसको डंप कहाँ करेंगे, तो उससे कुछ ऐसी गैसें निकली कि कई सारे लोगों की मृत्यु हो गई आलू के सड़ने से। आलू के सड़ने गलने से क्या हुआ आपका जो है, कुछ इस तरीके से गैसें निकली कि कई सारे लोग क्या हो गए आपके, बीमार पड़ गए, कई सारे लोग सीधा शहीद हो गए, लाखों लोग, छोटे मोटे भी नहीं। ये आपका एक बार पोलैंड में हुआ था, 1700-1800 के आसपास की घटना है। तो इस तरीके से वो भी किस में जाएगा आपका बायो वेस्टेज में। जैसे आपने आलू की फसल हो गई, कोई बीमारी लग गई और पूरी आलू की फसल चौपट हो गई बहुत सारी, तो उसको डंप कहाँ करोगे तुम? डंप भी करोगे तो भी पॉल्यूशन करेगा, तो खेत में है तो भी पॉल्यूशन करेगा आपका जो। तो कभी कभी ऐसी स्थितियाँ भी बन जाती है, तो उसके लिए एक अलग वर्ड यूज करते हैं हम लोग, बायो पॉल्यूशन करके। तो यूपीएससी की तैयारी बाकी जगह नहीं पढ़ाती हम उसको, लेकिन यूपीएससी है तो पढ़ाना पड़ता है। एनीवे, तो इसके कारण से आ जाएगा। तो ये सब पॉल्यूशंस है। और कोई पॉल्यूशंस है इसके अलावा? विशाल बाबू कुछ छूटा क्या? अब वो हाँ, एक अब अंतरिक्ष कचरा वगैरह अलग, फिर एक कॉन्सेप्ट है स्पेस साइंस एंड टेक, ऊपर वाला स्पेस पॉल्यूशन या ई कचरा एक वर्ड यूज करते हैं, है ना। एक स्पेस पॉल्यूशन हो गया, इसके में ई पॉल्यूशन यूज करते हैं। ई कचरा का मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान यूज करते हैं उसका जो वेस्टेज है उसको वन वर्ड में हम लोग क्या कहते हैं, वो पॉल्यूशन फैलाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ई पॉल्यूशन कहते हैं। तो ई प्रदूषण भी एक वर्ड है, ठीक है। ई प्रदूषण भी इलेक्ट्रॉनिक कचरा निकलता है आपके मोबाइल से, कंप्यूटर से, अब उसको हम लोग क्या करते हैं, यूं ही डंप कर देते हैं कहीं पे, या समुद्र में जाके फेंक देंगे, तो वो उसके अंदर भी प्लास्टिक है, केमिकल्स है, तो सब क्या करेगा आपका पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। आ रही बात समझ में? तो ये सब ई कचरा में आता है, ई पॉल्यूशन में आता है। तो इतने सारे पॉल्यूशंस है, इन्हीं की चीज़ों को पढ़ना है, समझना है ना। और यूपीएससी में मैंने कहा फिर से सरल क्वेश्चन नहीं पूछेगा, उन्हीं में से थोड़ा सा क्वेश्चंस पूछता है, तो उसको ध्यान से पढ़ना है। तो सबसे पहले आते हैं एयर पॉल्यूशन में, वायु प्रदूषण। तो डेफिनेशन तो बन जाएगी मेरे ख्याल से, सिर्फ जो परिभाषा शुरुआत में बताई थी उसमें क्या जोड़ देना है आपका जो है, एयर जोड़ देना है, तो उससे आपका काम हो जाएगा, हो जाएगा। चलूं आगे। चलो स्टार्ट करूं। तो बताओ एयर पोल्यूशन में क्या क्या लिखोगे, यदि लिखना हो बिना पढ़े तो? बिना पढ़े लिखना हो तो क्या क्या लिखोगे? नहीं, डेफिनेशन तो लिख ही लोगे, अब इसके अलावा क्या लिखोगे? 200-250 वर्ड लिखना हो तुम्हें, ठीक है। कारण बताओ, कारण बताओ, कारण के बाद बचाव के उपाय, और कंक्लूजन, ठीक है। डेफिनेशन हो गया, कारण या स्रोत, कॉजेस या सोर्सेस। एयर पोल्यूशन के कारण पूछेगा या सोर्सेस पूछेगा तो वही चीज़ें आएंगी, है कि नहीं। इसके अलावा फिर उसके बाद उसका प्रभाव, परिणाम क्या होगा, इम्पैक्ट क्या होगा, परिणाम, कंसिक्वेंसेस एयर पोल्यूशन के, आपका इम्पैक्ट
या कंसिक्वेंसेस पूछेगा आपका जो है। आया समझ में? और फिर उसके लिए जो है कम करने के उपाय, तो कम करने के उपाय में एक तो आप लोग जो सामान्य उपाय जो जानते हैं वो लिखोगे, सामान्य उपाय जो आप लोग के दिमाग में रहेगा। उसके बाद कुछ कानूनी उपाय, लीगल एस्पेक्ट्स क्या है हमारे पास, ये सब चीज़ें आ जाएंगी आपकी। लीगल एस्पेक्ट क्या, लीगल मेजर्स क्या ले रहे हैं हम लोग एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। आया समझ में? तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान देना है। तो एयर पोल्यूशन की परिभाषा वही हो गई जो शुरू में बताया था मैंने। पर्यावरण की जगह पे क्या आ जाएगा? ठीक है, पर्यावरण की जगह पे एयर आ जाएगा। यहाँ पर्यावरण में लिखना, किस में लिख दोगे? यहाँ पे वायु में, है कि नहीं? यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका जो है? वायु आ जाएगी। वायु में अवांछित तत्वों का प्रवेश, है कि नहीं? फिर यहाँ पे पर्यावरण की जगह पे क्या आ जाएगा? वायु की गुणवत्ता में कमी आ जाएगी, और उसका सीधा फिर प्रभाव वही आ जाएगा सेम आपका जीव जंतु वनस्पतियों पर क्या पड़ता है? हानिकारक प्रभाव पड़ता है, उस पर पड़ेगा ही पड़ेगा। साथ ही साथ फिर एटमॉस्फेयर पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है एयर पोल्यूशन के कारण से, है कि नहीं? तो पर्यावरण, क्लाइमेट में भी चेंज हो रहा है, तो ये सब चीज़ें आ जाएंगी आपकी। तो यहाँ तक कोई समस्या है तो बताएं। परिभाषा, कारण भी सोच ही लोगे, बताओ एयर पोल्यूशन के लिए क्या क्या कारण है? कुछ प्राकृतिक कारण भी आ सकते हैं, नेचुरल सोर्स या नेचुरल फैक्टर्स, प्राकृतिक स्रोत, और एंथ्रोपोजेनिक मानव जनित स्रोत, मानव जनित एंथ्रोपोजेनिक। आया समझ में? तो प्राकृतिक स्रोत क्या होगा बताओ भाई? ठीक है, वोल्केनो इरप्शन, ज्वालामुखी उद्गार, ज्वालामुखी उद्गार। तो यहां तक कोई डाउट कोई है तो बताएं। तो इतने से काम नहीं चलेगा आपका। अब आपको यहाँ पे याद रखना चाहिए कि वोल्केनो इरप्शन में कौन कौन सी गैसेज रिलीज होती है, यूपीएससी ये पूछेगा। समझ में आया? यूपीएससी क्या पूछता है कि कौन कौन सी गैसेस इरप्ट होती है, किसके थ्रू? वोल्केनो इरप्शन के थ्रू। तो शुरू में पढ़ाया था वोल्केनो मैंने तुम लोग को, तो सबसे ज़्यादा क्या निकलता है? जलवाष्प। लेकिन जलवाष्प पॉल्यूशन फैलाती है क्या? नहीं फैलाती है। वाटर वेपर जो है वो स्पेसिफिकली कोई पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हालांकि थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ता है ग्रीन हाउस गैस, लेकिन नेचुरल में आता है, उसमें पॉल्यूशन नहीं होता है। उसके अलावा कई सारी गैसेस निकलती है यहाँ से जो एनवायरनमेंट के लिए क्या होती है? हार्मफुल होती है, जिसमें उसमें सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, लिख लो। ये सब क्वेश्चन यही वाला बनता है, क्वेश्चन आया होगा आपका, पेपर सॉल्व कर लिए बायोडाइवर्सिटी के क्वेश्चंस। बताओ भाई। बायोडाइवर्सिटी के क्वेश्चन सॉल्व करके देख लिए जितने आए हुए हैं। ठीक है, एंथ्रोपोजेनिक, एंथ्रोपोजेनिक NIC,
एंथ्रोपोजेनिक, मानव जनित को कहते हैं, मानव के द्वारा। एंथ्रोपोलॉजी एक सब्जेक्ट होता है, मानव विज्ञान। तो ये सब कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है आपकी। जो आया समझ में? और थोड़ी बहुत मात्रा में नाइट्रोजन, हीलियम, ऑर्गन्स। देखो 99% वॉल्केनो इरप्शंस में 90% तो लगभग आपका जलवाष्प ही होता है, वाटर वेपर ही होता है। क्या होता है? वाटर वेपर, जो हमारे इन्वायरमेंट पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड होता है और SO2 होता है, सल्फर डाइऑक्साइड। तीन मिलाकर के 99% यही गैस होती है। आया समझ में? 99% तो यही गैस हो जाएंगे। बाकी सीमित थोड़े बहुत मात्रा में होती है हाइड्रोजन सल्फाइड, इसके अलावा कुछ नाइट्रोजन की गैसेस होती है, नाइट्रोजन गैसेस होती है कुछ आपकी जो है थोड़ी बहुत मात्रा में, और बाकी थोड़ा बहुत ऑर्गन। तो ये तो इनएक्टिव गैस है, तो ये पोल्यूशन नहीं फैलाएगी, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग अलग से लिख सकते हो, लेकिन पोल्यूशन वगैरह नहीं फैलाती। ऑर्गन वगैरह जो है, आर्गन वगैरह जो गैस है पोल्यूशन नहीं फैलाती है, तो पोल्यूशन भी नहीं आएगा, अलग से डाल सकते हो। ऑर्गन है, हीलियम है, सब निकलती है थोड़ी बहुत मात्रा में। लेकिन नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स वगैरह पोल्यूशन थोड़ा बहुत फैलाते हैं, डायरेक्टली तो नहीं, इनडायरेक्टली। आया समझ में? तो चलूँ आगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा हुआ है कि वॉल्केनो इरप्शंस के थ्रू कौन कौन सी मेजर गैसेस निकलती है। तो सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये तीन तो पहले याद रखना है। बाकी इसके अलावा नाइट्रोजन के गैसेस पॉल्यूटेंट्स के लिए मेन यही रिस्पॉन्सिबल होंगे। अब होता क्या है कि जैसे आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन निकला और ये पानी के साथ क्रिया कर लिया, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बने प्लस H2O, तो HNO3 बन जाएगा, नाइट्रिक एसिड। तो वो एक अलग सेकेंडरी में आ जाएगा, उसका अलग से पढ़ेंगे हम लोग अभी। लेकिन गैसेस कौन कौन सी निकलती है, तो मेनली ये गैसेस आपकी निकलती है। बाकी ऑर्गन, हीलियम वगैरह थोड़ी बहुत मात्रा में उसमें भी ट्रेस किया गया, ज़्यादा नहीं होती है, ट्रेसेस है, मतलब बहुत सीमित मात्रा। 99% मैंने बताया कौन सी गैस क्या होता है, तो जलवाष्प सबसे ज़्यादा होता है, वाटर वेपर। तो ये तो हमारे लिए पोल्यूटेंट है ही नहीं, ये दोनों पोल्यूटेंट है हमारे लिए, है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए, कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी के लिए प्रोडक्टिव गैस भी है, और ज़्यादा मात्रा में जब हो जाती तब ये हार्मफुल होती है। अदरवाइज तो ये हमारे लिए, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, और फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो फिर पृथ्वी पर जो जीवन है वो होता है क्या? नहीं होता। तो ऐसे देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए क्या है आपका, फ्लोरा फौना ह्यूमन बींग्स के लिए आपका जो है प्रोडक्टिव गैस में आता है, उत्पादक गैस में आता है, इंपॉर्टेंट गैस में आता है। लेकिन ज़्यादा मात्रा में जब हो जाती है तब ये हमारे लिए क्या करती है, ग्रीन हाउस गैस या अदर इम्पैक्ट डालती है। आ रही बात समझ में? तो इस संदर्भ में याद रखना, कभी मतलब मैंने कहा ना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यूपीएससी में ऐसा कुछ बीच में कॉन्सेप्ट दे देगा कि आप जानते हुए भी न वहाँ पे सोचना पड़ेगा, या फिर निकाल नहीं पाओगे आंसर। और बताओ, प्राकृतिक स्रोत में दूसरा क्या आएगा वॉल्केनो इरप्शन के बाद? उल्का पिंड से एयर पोल्यूशन कैसे होगा? हाँ, उल्का पिंड से एयर पोल्यूशन कैसे होगा? ठीक है, कभी टकराव करना चाहे तो बात अलग है, लेकिन वो उतना इफेक्ट नहीं होता उतना। हाँ बोलो। जंगलों में आग यदि प्राकृतिक रूप से, है ना, फॉरेस्ट फायर यदि लगता है तो इससे पोल्यूशन होगा। तो जब आग लगती है तो फिर से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है कि नहीं? ये सब लिख लो, क्वेश्चन ये पूछेगा कौन सी गैस रिलीज होती है। तो आग या फॉरेस्ट फायर से कौन सी गैस रिलीज होती है, तो आपका जो है ये गैस रिलीज होती है।
चले आगे। तो ये गैसें रिलीज होती है किसमें? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा होती है। इसके अलावा और इसके अलावा प्राकृतिक कारक में क्या आएगा विशाल बताओ, बाकी लोग भी बताओ। निशी, एयर पॉल्यूशन के लिए नेचुरल सोर्सेस में क्या लेना चाहोगे? हाँ ठीक है। समझ में आया क्या बोला? बताओ आर्द्रभूमि कैसे? समझ गए? तो जो भी दलदल है, आर्द्रभूमि का मतलब जहाँ पे पानी हमेशा भरा रहता है लंबे समय तक, वेटलैंड्स। जनरली हम दलदल वाले जो क्षेत्र है, लैंड और वाटर का जो ट्रांजिशन जोन है, उसको हम लोग आर्द्रभूमि रखते बताया था। तो जो भी दलदली क्षेत्र है वहाँ पे जीव जंतु वनस्पतियों का सड़ते गलते रहते हैं, और उसके कारण से कौन सी गैस रिलीज होती है आपकी, जो है मीथेन गैस। तो ये भी प्राकृतिक कारक में आएगा, ये भी प्राकृतिक कारक में आएगा। चले आगे। अपशिष्ट पदार्थ प्राकृतिक में कैसे आएंगे? हाँ उसमें आते, उसमें भी आते हैं, ठीक है। उससे भी सड़ती गलती तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन वगैरह निकलेगा, उससे भी जो है पड़े पड़े, ठीक है। और इसके अलावा जो है, जो जानवर जुगाली करते हैं, जुगाली समझते हो? इंग्लिश में कौन सा वर्ड है? च्यूइंग तो अलग है, उसी से जुड़ा हुआ है, लेकिन एक अलग से वर्ड है, देखना सो RU से स्टार्ट होता है, रूमिटेशन या कुछ वर्ड ना, जुगाली का इंग्लिश वर्ड। जुगाली समझते हो ना, जानवर बैठ करके क्या करता है, जैसे गाय वगैरह, रूमिनेट, हाँ ठीक है। तो जानवर जो है, रूमिनेशन, जानवर पहले खाना खा लेता है, उसके बाद बैठ करके, हर जानवर नहीं करते वैसे तो, लेकिन जो है गाय वगैरह है, गाय बैल शाकाहारी जानवर खास करके, मांसाहारी तो नहीं करते जुगाली, लेकिन शाकाहारी लोग करते हैं। पहले खा लेंगे, पहले आराम से पेट के अंदर भर लेंगे, और फिर उसके बाद आराम से बैठ के चबाते रहते हैं, इसको बोलते हैं जुगाली, है ना, रूमिनेशन। इससे मीथेन निकलती है। अब सोचो कि इतने सारे जानवर पूरे पृथ्वी, शाकाहारी जानवर जुगाली करते, उससे भी थोड़ी बहुत मात्रा, मतलब हालांकि इससे उतना नुकसान नहीं होता है, लेकिन मीथेन जो है एयर पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये ध्यान रखना है। आया समझ में? और ये सब पॉइंट्स आ जाएंगे आपके। और इसके अलावा कुछ डालना चाहेंगे तो प्राकृतिक स्रोत में, है ना, पेड़ पौधों की क्रियाओं से भी कुछ निकलता है। पेड़ पौधों की दैहिक क्रियाएं, मतलब आपका बायोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ प्लांट्स, हिंदी में पौधों की या पादपों की दैहिक क्रियाओं से भी अमोनिया निकलता है, अमोनिया NH3। इसके अलावा कुछ नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स निकलते हैं, यानी NXOI का मतलब नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, ये ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। NXOI में कुछ भी हो सकता है, N2O, NO2, इसलिए मैं उसको नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स निकलते हैं। इसमें भी मीथेन निकलता है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलते हैं, डिकम्पोजिशन वगैरह होता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह निकलते हैं। तो जो तुम बोलना चाह रहे थे ये है। और जो डिकम्पोजिशन होता है मरने के बाद, उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, राइट। लेकिन मैंने फिर से कहा कि ये
प्राकृतिक जो स्रोत है उतना रिस्पॉन्सिबल वर्तमान पॉल्यूशन के लिए नहीं है, क्योंकि वो लिमिटेड एरिया में कुछ समय के लिए ही होते हैं, या प्रकृति के साथ वो क्या होते हैं आपके जो है बैलेंस्ड होते हैं, एडजस्टेड होते हैं, अडॉप्टेड होते हैं। वर्तमान में जो पॉल्यूशन की समस्या है उसके लिए कंप्लीटली कौन रिस्पॉन्सिबल है ना, हमारे कुकर्म रिस्पॉन्सिबल है, मानव जनित है कि नहीं, पूरी तरह से हमारे। हमको मैंने कहा ना कि हम सोने को पहन करके खुश होते हैं और उसी सोने की खुदाई में कितनी पॉल्यूशन हुआ होगा उसको कोई ध्यान नहीं देता है। तो सोने के बिना ज़िंदगी चला जाएगा, गोल्ड के बिना काम चल जाएगा नहीं पहनोगे तो, लेकिन शुद्ध हवा नहीं रहेगी तो काम चलेगा क्या। तो आज हम लोग सोने की वैल्यू देखते हैं, लेकिन उसी सोने की वैल्यू के साथ प्योर एयर की वैल्यू कंपेयर किया जाए तो प्योर एयर की वैल्यू सोने से कई गुना। कल के दिन में एयर इतना पोल्यूटेड हो गया, अब शुद्ध हवा बिकेगी मान लेते हैं कल के दिन में, तो सोने ज़्यादा महंगी होगी सस्ती होगी, ज़्यादा महंगी होगी। तो उसी सोने के चक्कर हम एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और पता नहीं क्या क्या पोल्यूशन कर रहे हैं। तो ये मानव की क्या है, बोल रहे इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है, डेवलप, शुद्ध हवा ही नहीं रहेगी, शुद्ध पीने का पानी नहीं रहेगा, तो कितनी भी इकोनॉमी ग्रोथ कर लो क्या कर लोगे। अब ये मत सोचो कि पैसा है तो पैसे वाले जिंदा रह लेंगे, वो भी नहीं होगा। जब आम जनता मरेगी, महामारी फैलेगी, तो उसके बाद वो पैसे वाले भी कुछ, कितना घर में फिल्टर लगा के बंद करके हवा रोक करके, कोरोना आया तो बचा कोई है ना, पैसे वाले लोग ज़्यादा मरे, क्योंकि उनकी इम्यून सिस्टम ऐसे भी क्या है कमज़ोर था। आए ना समझ में। उनका कई सारे ऐसे भी केसेस है, मेरे पापा एडमिट थे, उसी के बाजू में ठीक ठाक उनके बच्चे लोग छोड़ने आए थे, उसको कोई देखने तक नहीं आया, मर गया वहीं पे, उसको लेने तक नहीं आए। कम से कम हमारे पापा के साथ तीनों भाई वहाँ पे बाजू में, भले हमको कोरोना हो जाए या ना हो, उन्हें सोचा हमने, लेकिन 24 घंटे उनके साथ बाजू में खड़े तो थे। तो भले मेरे पापा ने बड़ा एम्पायर खड़ा ना किया हो, लेकिन इतनी कमाई की थी कि 3 बच्चे उनके साथ हमेशा खड़े थे। अब समझ रहे हो ना, बताइए हमारी वैल्यू सिस्टम यहाँ पर क्या हो रहा है, कहीं नहीं कि हम पैसे तो कमा लेते हैं, लेकिन मेरे घर के मोहल्ले में 2 हस्बैंड वाइफ मर गए, तो पूछने तक नहीं आया, नगर निगम की गाड़ी आकर के फिर उनको ले गई थी, क्योंकि उनके बच्चे कहाँ थे, कहीं फॉरेन में। तो ये कहीं ना कहीं हमारा सामाजिक क्या हो रहा है, आपका जो है विकास तो कर रहे हैं, आर्थिक विकास, लेकिन सामाजिक ह्रास हो रहा है, सोशल डिक्लिनेशन हो रहा है। एनीवे, मानव जनित में सबसे पहला तो आ जाएगा आपका डिफॉरेस्टेशन। सबसे पहला काम तो हम यही करते हैं, जंगलों की कटाई, निर्वनीकरण। हम लोग भी एडमिट थे, तो मेरे दोनों भाई मेरे कम से कम तो जानते थे कि उनको भी कोरोना हो सकता है, लेकिन कोई ऐसा दिन नहीं था जब वो सोए रहते थे बाहर, रात भर गाड़ी में 7 दिन तक रेगुलर गाड़ी में बाहर सो करके उन्होंने बिताया। ठीक है, तो ये मेन आपका वहाँ पे लगता है। चलिए, डिफॉरेस्टेशन, तो ये समझ गया डिफॉरेस्टेशन से क्या होगा। सीधी सी बात है, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं। तो जब पेड़ पौधे कटेंगे तो किस गैस की मात्रा बढ़ रही है आपकी, पेड़ पौधे कटेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होती जा रही है, इसके कारण से भी बढ़ते जा रही है। ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगी, कम होते जाएगी, क्योंकि पेड़ पौधे ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं। आया समझ में। तो ये इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरा, बाकी फिर सब डाल दो तुम लोग। सबसे मेन है जीवाश्म ईंधन का दहन। हम जिसमें भी फॉसिल्स फ्यूल यूज करते हैं, चाहे वह घर में लकड़ी जलाने के लिए हो, चाहे वह पेट्रोल हो, चाहे गैस हो, चाहे तो फॉसिल फ्यूल के दहन से कौन सी गैस निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी निकलेंगे, क्योंकि पेड़ पौधों में नाइट्रोजन भी होता है कि नहीं होता है, एमिनो एसिड के रूप में लेते कि नहीं लेते, बताया था ना।
तो जीवाश्म ईंधनों के दहन से, फॉसिल फ्यूल से ये सब गैसेस निकलेंगे। चले आगे। और राख, जो धूल के कण वगैरह निकलते हैं, राख निकलती है, वो भी पोल्यूशन के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं आपके, जो है सूक्ष्म कण, सूक्ष्म ठोस कण भी निकलते हैं आपका वायुमंडल में। सॉलिड, माइक्रो सॉलिड पार्टिकल्स भी होते हैं, एयर पोल्यूटेंट्स के लिए क्या होते हैं आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आ रही बात समझ में? चलूं आगे। और बताओ क्या आएगा? हाँ, इंडस्ट्री भी आएगा, ऑटोमोबाइल भी आएगा, सब डालो। अब उसमें तो मैंने कहा ना, जहाँ पे भी अब तुम पेट्रोल, गैस, कोयला यूज कर रहे हो, सब आ जाएंगे। तो ये आ गया। सबसे ज़्यादा थर्मल पावर प्लांट्स भी सबसे ज़्यादा पोल्यूटेंट्स में आते हैं। थर्मल पावर प्लांट, टीपीपी, ताप विद्युत संयंत्र, क्योंकि इसमें क्या यूज होता है? इसमें क्या यूज होता है? कोयला, कोयला से होता है ना भाई, तो इसीलिए थर्मल पावर प्लांट जो है आपके, कोई डाउट है ना? इसमें मेथेन वगैरह भी निकलता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड तो निकलता है, जीवाश्म ईंधन के दहन से मेथेन वगैरह भी निकलता है। ये क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ कि क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पूछेगा, फिर वहाँ पे कंफ्यूजन होता है, मीथेन निकलता है कि नहीं निकलता है। तो इस ध्यान रखना है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, मेथेन जीवाश्म ईंधन के दहन से। और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा N2O रिस्पॉन्सिबल होती है ग्रीन हाउस के लिए भी, और N2O नाइट्रस ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस में आती है। आया समझ में? इसके अलावा जहाँ पे भी कोयला जलाएंगे तो कोयले से ये सब गैसेस तो निकलेंगी निकलेंगी। इसके अलावा है ना, कोयला से आपका सल्फर डाइऑक्साइड भी ठीक ठाक मात्रा में निकलती, गंधक की मात्रा पे डिपेंड करता है। कोयले में सल्फर होता है, गंधक होता है, उसके प्योरिटी को भी डिफाइन करता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड भी निकलती है। आया समझ में? तो ये सब चीज़ आएंगी इंडस्ट्री से। फिर से इंडस्ट्री, उद्योग से भी हमारा पॉल्यूशन, तो इसमें कई सारी ये सब गैसेस भी निकलेंगी इसमें। फिर से इंडस्ट्री से भी आपका सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, जैसे चमड़ा उद्योग से, चमड़ा लेदर फैक्ट्री से क्या निकलता है आपका, जो है सल्फर डाइऑक्साइड, चमड़ा कारखाना से, चमड़ा फैक्ट्री, लेदर फैक्ट्री से क्या निकलता है? सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है। ऑयल रिफाइनरी से सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है। ऑयल रिफाइनरी, तेल शोधन शाला कहते हैं। ऑयल रिफाइनरी से भी क्या निकलता है आपका? सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। आ रही बस समझ में, है ना? इसके अलावा इंडस्ट्री वगैरह से आपका, इंडस्ट्री से कई सारे केमिकल्स निकलेंगे, मरकरी, कैडमियम, ये सब हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। मरकरी मतलब पारा, कैडमियम आपका जो है आर्सेनिक, ये सब, ये भी आपके सूक्ष्म पार्टिकल्स के रूप में एयर में चले जाते हैं और बाद में हमारे रिस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं, जानवरों के अंदर चले जाते हैं। फिर ट्रांसपोर्टेशन भी आएगा आपका। इंडस्ट्री के बाद कौन सा आएगा आपका? ट्रांसपोर्टेशन में भी। तो ट्रांसपोर्टेशन में भी ये पेट्रोल गैस से, जो फॉसिल गैस से निकलती है, सब गैस यहाँ पे भी निकलेंगी। ट्रांसपोर्टेशन में भी हम क्या यूज करते हैं? पेट्रोल, डीजल, तो इनसे भी ये सब गैसेस निकलेंगे आपके, जो है पेट्रोल डीजल से, जो भी फॉसिल फ्यूल है वहाँ से, है कि नहीं? तो गैसेस में वही आ जाएंगी, कौन कौन सी? ये सब गैसेस आ जाएंगी आपकी गैसेस में।
ट्रांसपोर्टेशन। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन में नॉकिंग इम्पैक्ट कम करने के लिए, आवाज़ कम करने के लिए लेड मिलाया जाता है, शीशा मिलाया जाता है हल्का, तो ये भी पोल्यूशन फैलाता है एयर में आकर के। नॉकिंग इम्पैक्ट कम करने के लिए गाड़ियों में क्या मिलाया जाता है, पेट्रोल में शीशा मिलाया जाता है, पार्टिकुलेट्स कहते हैं, पार्टिकुलेट्स कण। आया समझ में? क्या? हाँ वो भी वो मेन मेड में, अच्छा मेन मेड पढ़ रहा है ना, हाँ वो भी आ जाएंगे आपके। चलूँ आगे, चलूँ या ना चलूँ? एक कोयले का जो सॉलिड पार्टिकल्स निकलता है उसको ब्लैक सूट कहा जाता है, हिंदी में भी ब्लैक सूट लिख लेना, कुछ काला बोलते हैं उसको, जब हमने जलाया और धुआं धुआं निकलता है ना आपका, राख तो है ही है, ठीक है, जिसको क्या बोलते, कालिक, कालिक बोलते हैं ना हम लोग, तो ये भी एयर पोल्यूशन के रूप में रिस्पॉन्सिबल होता है कालिक, ब्लैक सूट। ग्रीन हाउस इफेक्ट भी करेगा और पोल्यूशन भी फैलाता है कालिक के रूप में, तो ये सब चीज़ें आ जाएंगी। तो यहाँ तक ये सब चीज़ें याद रखना है आपका जो है कि ये मानव जनित क्या हो गया हमारे, कोयला माइनिंग से कौन से खनन करते तो भी निकलता, कई सारे खनन करेंगे, माइनिंग करेंगे, तो माइनिंग से सॉलिड पार्टिकुलेट्स निकलते हैं आपके जो माइक्रो पार्टिकुलेट्स, खनन से। और कोयला खनन से कौन सी गैस निकलती है, कौन सी निकलती है मिताली? अभिषेक बाबू, श्रेया, कांछा, बाकी तो थोड़ा बहुत निकलेंगे, बाकी मेन गैस कौन सी निकलती है, कोयले से निकलती है, मेथेन, और ये हाईली फ्लेमेबल गैस होती है मेथेन, अत्यधिक ज्वलनशील होती है, इसीलिए कोयले की खान में अंदर जाके सिगरेट वगैरह मत पीना, ठीक है, हाईली अत्यधिक ज्वलनशील होती है, ये क्या होती है, हाईली इन्फ्लेमेबल होती है ना, इसलिए बाहर अंदर जाके बीड़ी उड़ी पीने वाले मजदूर काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है, इसलिए कोयले की खानों में आग लगते हुए सुना होगा ना बहुत ज़्यादा, तो थोड़ा सा भी कुछ स्पार्किंग वगैरह हो गया तो फिर बाई मिस्टेक स्पार्किंग हो गया तो भी आग लग जाती पूरा, इसलिए कोयले की खानों या तो धंसने के कारण से मरते लोग बाग, या फिर आग लगने के कारण से मरते हैं, राइट। तो इतना आसान नहीं होता है कोयला खनन में काम करना, तो ये भी ध्यान रखना, कोयले के खनन से कौन सी गैस निकलती है, तो आपका मीथेन। तो यहाँ तक कोई समस्या है तो बताएं। चलिए इतना तो आप लोग थोड़ा बहुत जानते ही है। अब यहाँ पे याद रखना है, एयर जो पॉल्यूटेंट्स है उसको हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पॉल्यूटेंट्स, एयर प्रदूषक को, एक को हम लोग कहते हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स, जैसे कि एयर के अलावा कई जगह पे और अप्लाई होगा, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स प्राथमिक प्रदूषक, दूसरे को कहते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। द्वितीयक प्रदूषक। क्या होता है विशाल बताओ, प्राइमरी एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स का मतलब?
तो ये प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, प्राथमिक प्रदूषक का मतलब होता है सीधे स्रोत से निकल कर प्रदूषण फैलाते, प्रदूषण के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो वैसे को हम क्या करेंगे, आपका प्राइमरी पोल्यूटेंट्स में रखेंगे। आया आप समझ में? इंग्लिश में लिख लीजिएगा, इमिट आपका जो है इमिट की स्पेलिंग क्या है भाई? डबल एम होगा? इमिशन, क्या बोल रहे हो? इमिट या इमिट्स डायरेक्टली फ्रॉम सोर्सेस एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर एयर पोल्यूशन। तो उसमें रखेंगे आपका जो है प्राइमरी पोल्यूटेंट्स में रखेंगे। आया समझ में? एग्जाम्पल समझ में आ रहा है कुछ? मतलब सीधा प्रदूषण, जैसे हम सीधा स्रोत से निकल करके एयर पोल्यूशन के रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो जितने भी गैसेस पढ़ा हमने तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, ये सब, मीथेन, ये सब किस में आ जाएंगे? डायरेक्ट पोल्यूटेंट्स में आ जाएंगे, प्रत्यक्ष स्रोत। आ रहे ना? केमिस्ट्री में समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? इस केमिस्ट्री वाले नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, मीथेन का CH4 होता है, मीथेन का। आ रही बस समझ में? तो ये सभी क्या हो गए आपके डायरेक्ट सोर्सेस है, जो सीधा CFC वगैरह भी सब आ जाएंगे, CFC, SCFC, ये सब भी डायरेक्ट सोर्सेस है जो एयर पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सीधा स्रोत से निकलेंगे और पोल्यूशन फैलाते हैं। आया समझ में? तो प्राइमरी। सेकेंडरी में क्या होगा कि ये डायरेक्ट सोर्स से नहीं आते हैं, लेकिन किसी वायुमंडल में किसी तत्व के साथ रासायनिक क्रिया करके फिर पोल्यूटेंट्स बन जाते हैं। तो इसको रखेंगे आपका जो है प्रत्यक्षता स्रोत से नहीं निकलते हैं, ये क्या होते हैं? वायुमंडल में अन्य तत्वों के साथ रासायनिक क्रिया कर पोल्यूटेंट्स बन जाते हैं, क्रिया कर प्रदूषण के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो वैसे तत्वों को हम लोग किस में रखते हैं? आपका सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स, जैसे HNO3। अब ये डायरेक्टली पॉल्यूशन से थोड़ी आ रहा है, कहीं से निकल रहा है क्या? नाइट्रिक एसिड कैसे बनता है आपका? कि जो भी नाइट्रोजन के गैसेस है ये पानी के साथ क्रिया कर लेगा H2O के साथ, तो क्या बन जाता है? नाइट्रिक एसिड बन जाता है। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो निकलते हैं वो डायरेक्टली हार्मफुल नहीं है, ये पानी के साथ जब क्रिया कर लेंगे तो HNO3 बनाएंगे, और HNO3 फिर एसिड रेनफॉल के रूप में। आया समझ में? हाँ आ रहा हूँ, लिखा था, लेकिन क्या कहाँ पे लिखना है आपका? एयर वाला आपका लिखे इसमें जो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स का मतलब डायरेक्टली नॉट इमिटेड फ्रॉम सोर्सेस बट it reacts to other elements of atmosphere, atmosphere and formed pollutants। तो उसको हम लोग किस में रखेंगे? सेकेंडरी में। तो यहाँ पर सेकेंडरी कौन सा हो गया? HNO3। एग्जाम्पल लिख लो HNO3।
HNO3 सेकेंडरी में आएगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली HNO3 कहीं से नहीं निकल रहा है। ये क्या हो रहा है, नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड से पानी के साथ केमिकल रिएक्शन कर लिया और क्या बना लिया, नाइट्रिक एसिड। फिर एसिड रेनफॉल के रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इससे एसिड रेनफॉल होती है। और फिर एसिड रेनफॉल आपका सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, अदर पोल्यूशन फैलाते हैं। एयर पोल्यूशन भी आएगा। आ रही है समझ में? उसी प्रकार सल्फर डाइऑक्साइड भी पानी के साथ क्रिया करती है। सल्फर डाइऑक्साइड भी क्या करती है आपका, जो पानी के साथ क्रिया करती है और सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है। क्या बनाती है? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, है ना। जिसका केमिस्ट्री कमजोर होगा, बचपन में केमिस्ट्री से भागा होगा, वो थोड़ा बहुत अभी पढ़ना पड़ेगा। सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं H2SO4। तो ये भी डायरेक्टली नहीं बनता है, SO2 जो प्राइमरी है उसके साथ रिएक्शन करता है वाटर और एक सेकेंडरी बन जाता है H2SO4। आ गई बस समझ में? तो ये एसिड रेनफॉल, ये क्वेश्चन आता है एसिड रेनफॉल के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल गैस कौन सी है, तो सल्फर डाइऑक्साइड है। आगे पढ़ेंगे, कंसिक्वेंसेस में भी आएगा। सल्फर डाइऑक्साइड जो एसिड रेनफॉल के लिए मेन, और बाकी HNO3 भी है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा यदि देखेंगे तो कौन सी है आपकी, सल्फर डाइऑक्साइड एसिड रेनफॉल के लिए, एसिड रेन के लिए। ये सब क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान में रखना है। आ रही समझ बात? तो प्राइमरी और सेकेंडरी समझ में आया। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं, समझ में आया कि नहीं आया? एग्जाम्पल्स पूछेगा तो लिख लोगे हैं? एग्जाम्पल पूछेगा तो लिख लोगे कि और सोचना पड़ेगा? कि डायरेक्ट सोर्स से जो लगेगा कि निकल करके आ रहा है वो क्या हो जाएगा, प्राइमरी। और जो केमिकल रिएक्शन करने के बाद पोल्यूटेंट्स बनता है तो किसमें आएगा आपका, सेकेंडरी में। आया समझ में? ठीक है। ओजोन को किस में रखोगे? ओजोन को जो है किस में रखोगे? सेकेंडरी में। कैसे? ठीक है, तो ओजोन है ना। वैसे तो यहाँ पे भी ध्यान रखना, यदि स्ट्रेटोस्फेरिक है ना, स्ट्रेटोस्फेरिक यदि हम बात करते हैं, मतलब समताप मंडल में जो ओजोन है ये तो नेचुरल है ना। तो वो वहाँ पे हीट को ट्रैप करती है, अल्ट्रावायलेट रेस को ट्रैप करती है। वो तो प्राइमरी में डाल सकते हो, उसको प्राइमरी में रख दोगे। लेकिन निचले एटमॉस्फेयर में यदि बनती है, ट्रोपोस्फियर में यदि बनती है, तो वह किस में आ जाएगी, सेकेंडरी में आएगी, है ना। ट्रोपोस्फियर नीचे वाली लेयर क्या कहलाती है हमारी, ट्रोपोस्फियर। एटमॉस्फेयर का नीचे वाला सबसे लेयर कहलाता है 12 से 14 किलोमीटर वाला, और इसके ऊपर वाला क्या कहलाता है, स्ट्रेटोस्फियर कहलाता है 50 किलोमीटर वाला। तो यहाँ पे ओजोन गैस नेचुरली एग्जिस्ट करती है ना। हालांकि वहाँ पे भी बनता है, केमिकल रिएक्शन से O3 बनते हैं, बात अलग है, लेकिन पोल्यूटेंट्स के रूप में काम थोड़ी करती है। लेकिन वो नेचुरल है, हीट ट्रैप करती है, अल्ट्रावायलेट रेस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में काम करती है, लेकिन नेचुरली करती है। यहाँ पे O3 नहीं है, कहाँ पर, नीचे वाले में। लेकिन किसी कारण से O3 बन जाता है, O3 आ जाती है, तब ये क्या कहलाएगी आपकी, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स में। तो कंफ्यूज ना करते हुए, कभी पूछ दे O3 किस में आएगा, तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स में ही डाल देना, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। बाकी फिर से मैंने कहा, यदि परेशान करना हो तो वो किस में आ जाएगा, प्राइमरी में डाल सकते हो उसको। आया समझ में? क्योंकि वो नेचुरली वहां पर एग्जिस्ट कर रहा है। आई बस समझ में? तो ये ध्यान रखना। ओजोन की बात हो गई आपकी। जो है एक वर्ड हम लोग यूज करेंगे एयर पोल्यूटेंट्स में ही, VOC, वोलेटाइल, है ना। ये आपके सेकेंडरी में ही आएंगे, वोलेटाइल, और सॉरी प्राइमरी में आएंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये आपका लिख लेना प्राइमरी वाले में। प्राइमरी में एग्जांपल में भी डाल दो, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हिंदी में क्या बोलते हैं भाई,
वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हिंदी में क्या बोलेंगे? एग्जाम्पल समझ लो, फिर समझ में आ जाएगा। जो पेंट मैंने बताया ना, पेंट वगैरह करते, ये सब करते हैं, तो इससे जो स्मेल रिलीज होती है, उस टाइप के पार्टिकल्स को हम किस में रखते हैं? वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में रखते हैं। आ रही बात समझ में? वोलेटाइल मतलब तुरंत क्या करते हैं वो, जो डीओ यूज करते हो, इस कोने में यूज करोगे, पूरे कमरे में मेरे लिए बदबू और तुम लोग के लिए खुशबू फैल जाएगी। मेरे लिए बदबू इसलिए कि उससे हेडेक होता है, ठीक है, इसलिए मैं यूज नहीं करता हूँ। समझ? गाड़ी में मैं वो परफ्यूम होता है वो भी यूज नहीं करता हूँ, तो क्योंकि उससे मुझे सर दर्द हो जाता है, मेरे को फ्रूट नहीं करता वो, तो मेरे लिए तो प्रदूषक हो गया, तुम्हारे लिए खुशबूदार एलिमेंट है। लेकिन एटमॉस्फेयर के लिए फिर से क्या हो गया वह, इसको हम लोग वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में रखते हैं। वीओसी किस में रखते हैं आपके, जो है जो तुरंत क्या होता है आपके, जो है इतनी हल्की होती है, तुरंत स्प्रेड कर जाती है, तुरंत क्या होती है एटमॉस्फेयर में, वायु में फैल जाती है, एयर में क्या हो जाती है, स्प्रेड कर जाती है। वैसे एलिमेंट्स को हम लोग क्या करते हैं आपके, जो है वीओसी कहते हैं। उसको किस में रखते हैं हम लोग? वीओसी। हिंदी वाला वर्ड्स मिला कोई? हाँ, हिंदी क्या वर्ड है उसका, वीओसी का? ये आपके कार्बन बेस्ड केमिकल्स होते हैं। वीओसी क्या होते हैं आपके, जो है कार्बन बेस्ड केमिकल्स। लिख लो, ये सब काम आएंगे। मैंने कहा बहुत बारीकी से पढ़ना पड़ता है यूपीएससी के लिए, ऊपर ऊपर पढ़ने से। कार्बन बेस्ड केमिकल्स, कार्बन बेस्ड क्या होते हैं आपके, कार्बन आधारित रसायन होते हैं, जो तुरंत वोलेटाइल का मतलब होता है इवेपोरेट हो जाना, तुरंत क्या हो जाते हैं आपके, जो है वाष्पीकृत हो जाते हैं, इवेपोरेट वाष्पीकृत हो जाते हैं। हाँ, तो इसका हिंदी होता है वाष्पशील, याद आ गया, वाष्पशील ऑर्गेनिक को वैसे है ना, कार्बनिक वर्ड आएगा ना यहाँ पे, जैविक नहीं आएगा, कार्बनिक यौगिक, ये नाम आएगा हिंदी में, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक। आया समझ में? ये क्या होते हैं, कार्बन बेस्ड केमिकल्स होते हैं। अब क्वेश्चन वीओसी के बारे में ही पूछे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओजोन डिप्लेशन के लिए देखेंगे तो ये रिस्पॉन्सिबल ज़्यादा होते हैं। तुम लोग डीओ यहाँ यूज करते हो, और नुकसान किसको पहुँचाता है वहाँ पे, जो है ओजोन लेयर को, समझते हो? तो बंद कर दो, लेकिन करोगे कहाँ से? कंपनियां तो अभी नहीं करते, जब कमाने लगोगे तो करोगे, नहीं करोगे? चलो भगवान करे। मैं नहीं करता हूँ अभी तक, सिर्फ बोरोप्लस के अलावा आज तक लाइफ में कोई क्रीम नहीं लगाई है, ओनली बोरोप्लस ही लगाता हूँ। वो एंटीसेप्टिक सा ड्राइनेस को ख़त्म करने कुछ तो लगाना पड़ेगा, वो भी ठंड में ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, गर्मी में नहीं पड़ती है। तो मैं कोई भी केमिकल्स यूज नहीं करता हूँ, इवन शेविंग क्रीम भी यूज नहीं करता हूँ, ठीक है? नहाते समय ही शेविंग कर लेता हूँ। हाँ, शेविंग फोन भी नहीं करता हूँ, सिर्फ नहाते समय जो साबुन लगाते हैं चेहरे पे, उसी से मेरी शेविंग हो जाती है हमेशा, दोनों काम हो जाते हैं। इससे दो चीज़ बचती, पैसे बचते हैं, दूसरा पॉल्यूशन बचता है आपका, जो और इसकी ज़रूरत नहीं है भाई, ये सब तो बाजारवाद की देन है, ठीक है? अच्छे से सेविंग हो जाती है, साबुन से तुम नहाते हो, ठीक है, उसी समय टाइम भी बच जाता है और आपका पैसे बच जाते हैं। मेरा चेहरा देख के लग नहीं रहा होगा कि मेरा चेहरा कैसे ख़राब हुआ होगा। मतलब लगभग पिछले 20-25 सालों से, 30 सालों से रेगुलर सेविंग उसी से कर रहा हूँ। और ये कब सीखा मैंने, जब एक बार मुझे लखनऊ जाना था पढ़ाने के लिए, तो सुबह सुबह वहाँ पे 7 बजे ट्रेन पहुँचती थी, दिल्ली से लखनऊ जाती थी राजधानी एक्सप्रेस। तो सुबह सुबह दिल्ली से लखनऊ 7 बजे पहुंचने का टाइम था, 7 AM, और 9 बजे से क्लास होती थी, तो मुझे 2 घंटे में तैयार होकर के क्लास लेने पहुंचना होता था। अब कभी 5-10 मिनट तो लेट हो ही जाती है ट्रेन हमारी इंडिया की, 7 बजे एग्जैक्टली तो पहुँचाएगी नहीं स्टेशन पे। तो फाइनली
उस समय लगा कि अब अलग से सेविंग करने के लिए टाइम दोगे तो टाइम एक्स्ट्रा लगेगा, तो फिर वो वाला कॉन्सेप्ट उसी समय से है। उसके पहले करता था सेविंग क्रीम वगैरह यूज, लेकिन उसमें लगा कि इतना टाइम वेस्ट होता है, तो नहाते नहाते एक दिन मैंने सेविंग कर ली तो अच्छा लगा। उसके बाद फिर वो वही वाला रूटीन में आज भी चल रहा है, तो इससे टाइम और पैसे दोनों बचते हैं, फिर एनवायरनमेंट पोल्यूशन भी नहीं होता है। ठीक है, क्या बोल रहे हो? चलिए, तो VOC के एग्जांपल्स लिख लीजिए। क्या क्या आएगा? फॉर्मेल्डिहाइड है ना, ये फॉर्मेल्डिहाइड्स, हिंदी में भी फॉर्मेल्डिहाइड्स। अभी केमिकल्स फॉर्मेल्डिहाइड्स, हाइड। अब केमिस्ट्री में पढ़े होंगे आप लोग, बेंजीन वेंजीन सब आते हैं, तो फॉर्मेल्डिहाइड्स है वन ऑफ द मोस्ट कॉमन VOC है। और ये सब यूज किस में होता है? फॉर्मेल्डिहाइड्स वगैरह यूज होते हैं आपके प्लास्टिक बनाने में, और आपका जो प्लाईवुड बनाने में यूज होता है। इसके अलावा ये यूज होता है फाइबर बोर्ड, ग्लूस। ये सब क्वेश्चंस आते हैं, ऊपर ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछता आपका जो यूपीएससी। फाइबर बोर्ड, ग्लूस, तो ये सब किसमें आते हैं आपके जो है इसके बाद अलग से बेंजीन वगैरह इसी में आता है। बेंजीन है ना, बेंजीन वगैरह पेट्रोल वगैरह में भी यूज होता है। बेंजीन वगैरह भी पेट्रोल में भी यूज होता है, हालांकि उसको कम कर दिया गया। अब किसमें यूज होता है? पेट्रोल के साथ नॉकिंग, ये भी नॉकिंग इम्पैक्ट कम करने के लिए होता है। नॉकिंग प्रभाव, नॉकिंग को कम करने के लिए बेंजीन वगैरह यूज होता है। और बेंजीन जो है तंबाकू स्मोक में भी यूज होता है। लो भाई, सिगरेट पीने वाले सावधान हो जाओ। तो भाई स्मोक में भी क्या होता है? बेंजीन होता है। जो फ्यूल हम लोग रखते हैं उसमें फ्यूल में होता है। पेंट सप्लाई, पेंट वगैरह में होता है, पेंट्स में होता है फ्यूल जो स्टोर्ड होता है, जमा होता है, उसमें होता है। इन सब में बेंजीन यूज होता है। नोट कर लो, सब क्वेश्चन यही बने हुए। पेपर जाके उठा के देखोगे तो ये सब क्वेश्चन आए हुए, ऊपर ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, और वो पढ़ के जाओगे तभी उसका आंसर निकाल पाओगे। है ना, ये सोचना अभी तक जो एयर पोल्यूशन पढ़े थे वो ऊपर ऊपर ये होता है वो होता है, उससे एक भी क्वेश्चन नहीं बनने वाला यूपीएससी का। आया समझ में? तो ये सब एग्जांपल्स याद रखने पड़ेंगे। जो है टोबैको स्मोक में भी होता है, पेंट्स में भी होता है, फ्यूल का मतलब ईंधन जो जमा करके रखते हैं हम लोग पेट्रोल वगैरह, उसमें होता है। इसके अलावा लड़कियां जानती होंगी टॉल्यूइन क्या होता है, जानते हो? नेल पॉलिश निकालने के लिए क्या यूज करते हो? थिनर यूज करते हो। थिनर में होता है, तुम्हारा जो थिनर होता है उसमें होता है ये, समझ में आया? थिनर में आपका टॉल्यूइन होता है। पेंट्स में भी होता है, फ्रेगनेंसेस में भी होता है। पेंट्स में भी होता है टॉल्यूइन, पेंट्स। फ्रेगनेंसेस मतलब जो भी खुशबू के लिए यूज करते हैं हम लोग, फ्रेगनेंसेस सुगंध के लिए, उसमें भी टॉल्यूइन होता है। और कई सारे चिपकाने वाले चीज़ों के लिए भी होता है टॉल्यूइन, एडेसिव के रूप में भी यूज होता है। एडेसिव का मतलब क्या बोलेंगे? फेविकोल वगैरह होता है आपका, जोड़ने वाली चीज़ों में। तो ये सब आपके जो है एक कॉमन इंडोर VOCs है। जितने अभी नाम पढ़ा हमने, कॉमन इंडोर, अंदर हाउस होल्ड में यूज होते हैं, घर के अंदर। जितने भी अभी हमने पढ़ा क्या हो गए आपके, जितने भी ये सब नाम पढ़ा हमने, ये कॉमन हम लोग घर में यूज करते हैं। इसके कारण से इंडोर पॉल्यूशन जिसको बोलते हैं हम लोग, इसी के कारण से भी होता है। कॉमन
इंडोर VOC है ये, जो डेली यूज करते हैं। सोचो कितना पॉल्यूशन, इसी को कहते हैं हमने इंडोर पॉल्यूशन। इंडोर पॉल्यूशन का मतलब समझ में आया? बंद कमरे में जो पॉल्यूशन होता है, जहाँ पे वेंटिलेशन वगैरह, जहाँ पे वेंटिलेशन का अभाव होता है, वायु निकासी अच्छे से नहीं होती है, वेंटिलेशन नहीं होता, वहाँ पे जो पॉल्यूशन होगा, जैसे कमरा, यहाँ पे अभी हमारे पास कोई भी खिड़की तो है, बंद करके रखा है हमने ठीक है, थोड़ा बहुत कभी कभार खोल देते हैं। यदि मान ली खिड़की भी नहीं होती तो यहाँ पे जो भी, अब ये जो वॉल पेंट है उसमें ऐसा थोड़ी कि अभी नहीं निकल, अभी भी तो इसमें से कुछ ना कुछ केमिकल्स हमेशा निकल रहे हैं, क्यों? तभी तो दीवारें कुछ समय बाद फेड हो जाती है। यदि नहीं निकलता तो फेड नहीं होती। मतलब है कि रेगुलरली इसमें से भी अभी भी क्या हो रहा है, कुछ केमिकल्स हवा में उड़ते जा रहे है ना। हम लोग जो कपड़ा पहनते हैं उसका कलर धीरे धीरे फेड होता है, धोने से भी होता है और ऐसे भी उड़ता है। प्लास्टिक की पड़ी पड़ी है, प्लास्टिक के ऊपर जो पेंट किया हुआ है, तो ये भी धीरे धीरे करके फेड होते जाएगा। कलर उड़ता है कि नहीं उड़ता? तो उड़ के कलर कहाँ जा रहा है? इसी एयर में जा रहा है, और प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है तो इसी एयर में वो घूमते रहेगा, और यही हम बैठ करके इनहेल कर रहे हैं, श्वसन क्रिया कर रहे हैं, तो उसके थ्रू हमारे शरीर में चला गया। तो ये सब क्या कहलाएगा? हमारा इंडोर पॉल्यूशन कहलाता है। आई बात समझ में? और हम तो जानबूझ के सिगरेट भी पीते हैं, अंदर धुआं लेते हैं, तो वो उससे बड़ा और बेवकूफ़ कौन हो सकता है? तो वो भी है। फिर घर के अंदर जो हम लोग लकड़ी वकड़ी घर के अंदर लकड़ी जलाते हैं, खाना चूल्हे, महिलाएं ज़्यादा प्रभावित है बोलते हैं ना भाई, क्योंकि महिलाएं ज़्यादा घर में रहती है। और जो जलाऊ लकड़ी जलाते हैं उससे भी इंडोर पॉल्यूशन होता है, इसलिए इंडोर पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन होती है? महिलाएं। आया समझ में? तो फिर अचानक बोलते थे कैंसर हो गया, तो पता नहीं चलता कैंसर कैसे हो। मैं तो सिगरेट पीता नहीं, दारू पीता नहीं, सोचते हम लोग। लेकिन उसके अलावा भी हम लोग ऐसी जगह पर है जहाँ से क्या हो रहा है, केमिकल्स निकल रहे। आया समझ में? तो ये हो गया आपका इंडोर। इसके अलावा इंडस्ट्री से भी कुछ इंडस्ट्रियल VOC, उद्योग से भी कुछ निकलते, एथिनिल ग्लाइसोल, एथिनिल ग्लाइसोल या ग्लाइकोल, जो पढ़ना है पढ़ लो। चलो आगे। अचानक से मैसेज आता 5 लाख आपके अकाउंट से कट गए, तो टेंशन आने लगता है। वो पता नहीं, मैसेज वैसे देते जानबूझ करके, क्रेडिट की जगह डेबिट दे देते, तो उसमें लिखा रहता बाद में कि आपके लिए लोन अप्लाइड, लोन के लिए अवेलेबल है, लिख देते हैं। और शुरू में ऐसे लिखे हुए जैसे आपके अकाउंट से पैसे कट गए हो, तो थोड़ी देर के लिए हार्ट अटैक टाइप लग जाता है, भाई कहाँ से पैसे कट गए। चलिए समझ में आया? तो ये एथिनिल वगैरह यूज होता है एंटी फ्रीज एंड डी आइसिंग फ्लूइड्स फॉर एयरक्राफ्ट्स। एंटी फ्रीज एंड डी आइसिंग, मतलब डी आइसिंग फ्लूइड्स फॉर एयरक्राफ्ट्स। समझ गए इसका मतलब क्या है? हिंदी वाले तो नहीं समझे होंगे, इंग्लिश वाले समझा दो भाई। एंटी फ्रीज एंड डी आइसिंग फ्लूइड्स, ऊपर जाएंगे एयरक्राफ्ट्स में तो टेम्परेचर क्या होता है, माइनस में चला जाता है, 0 से नीचे चला जाता है। तो वहाँ पे फ्यूल को हमें क्या रखना है? लिक्विड फॉर्म में रखना है। आई ना बस समझ में? तो सब चीज़ जम जाएगी। तो उसके लिए जो केमिकल्स यूज होते हैं उसका नाम क्या हो गया? एथिनॉल, एथिनेल, एथाइनेल ग्लाइकोल। आया समझ में? कि एंटी फ्रीज मतलब जो फ्रीज नहीं होने देता है। एंटी फ्रीज का मतलब हो गया जो ठंडा होने नहीं देता। एंटी फ्रीज, फ्रीज का उल्टा हो जाएगा। फ्रीज मतलब
जमना, तो जो जमने नहीं देता है उस एलिमेंट्स को, ये एंटी फ्रीज एंड डी आइसिंग फ्लूइड्स लिखा हुआ है ना आपका जो है, तो उसके लिए जो यूज होता है केमिकल, उसका क्या नाम हो गया, एथिनेल ग्लाइकोल। तो ये एयरक्राफ्ट्स में यूज होता है, जो जमने नहीं देता है वहाँ पर। आई बात समझ में? तो ये एक केमिकल हो गया। इसके अलावा है मेथिलीन क्लोराइड, मिथाइलिन क्लोराइड, मिथाइलिन क्लोराइड। ये आपका यूज होता है इंडस्ट्रियल पेंट्स में, पेंट वगैरह में यूज होता है आपका, एंड एरोसेल स्प्रे केन से, एरोसोल स्प्रे केन्स, मतलब जो भी हम स्प्रे करने वाला यूज करते हैं उसके अंदर ये मेथाइलिन क्लोराइड वगैरह यूज होता है। और एक बताया था मैंने पेंट्स वगैरह में, पेंट्स वगैरह में भी यूज होता है आपका, जो पेंट्स खोलते खुशबू आती है। हाँ क्या बोल रहा? इथाइलिन, इथाइल क्या लिखा है, मैं क्या लिखा हुआ है, इथाइलिन, हाँ सॉरी, नहीं इथाइलिन है ग्लाइकोल, ठीक है, सुधार लेना, एथाइलिन है वो। उसी प्रकार एक जाइलिन होता है, जाइलिन, जाइलिन यूज होता है आपका जो है प्रिंटिंग रबर एंड लेदर इंडस्ट्रीज में, प्रिंटिंग रबर एंड लेदर इंडस्ट्रीज लिख लो, एक सॉल्वेंट एजेंट के रूप में होता है। सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मतलब होता है घोलने वाला, घोलने के लिए सॉल्वेंट, समझ रहे हो, घोलने के लिए सॉल्वेंट के रूप में कहाँ पर होता है, प्रिंटिंग वाले में, प्रिंटिंग प्रेस, रबर इंडस्ट्री, प्रिंटिंग प्रेस, रबर इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री, यहाँ पर होता है जाइलिन। मेरा उद्देश्य है कि क्वेश्चन छूटे ना, क्योंकि थोड़ा सा एनवायरनमेंट से क्वेश्चंस जो है ऊपर ऊपर नहीं पूछता है, थोड़ा अच्छे से पूछता है, क्या विशाल? तो ठीक है, तो ये हो गया। बाकी जो हम लोग पेट्रोल वगैरह उड़ते रहता है तो वो सब भी पोल्यूटेंट्स वो वीओसी में आता है, गैसोलीन, वेपर्स, गैसोलीन गैसोलीन का मतलब जो भी फ्यूल यूज करते हैं, गैसोलीन वास्प। पेट्रोल वगैरह में होता है ना, पेट्रोल खोलोगे तो उड़ता है कि नहीं उड़ता है, तो सभी जानते होंगे। किसी किसी को पेट्रोल की खुशबू अच्छी लगती है, सही बात है, मुझे भी लगती है, इसलिए बोल रहा हूँ पेट्रोल की खुशबू लगती है, लेकिन वो नुकसानदायक होता है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका इंडस्ट्री में कुछ केमिकल्स यूज होते हैं, इसको वीओसी के अंतर्गत रखा जाता है। क्वेश्चन आया हुआ है वीओसी, इसलिए इतना पढ़ा रहा हूँ, है ना। वीओसी से क्वेश्चंस मेरे ख्याल से 1-2 बार आए होंगे। वीओसी क्या होते हैं, मेंस में भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। वीओसी क्या होते हैं, और जो हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं उसके एग्जाम्पल्स हो गए, और इंडस्ट्री में यूज करते हैं वो एग्जाम्पल्स हो गए। आगे बस समझ में। कुछ नेचुरल वीओसीस होते हैं, उनको भी लिख लो, ऑर्गेनिक कह सकते हो उसको, नेचुरल वीओसी, प्राकृतिक वीओसी, बायोजेनिक, बायोजेनिक। तो ये पौधों से निकलता है, कहाँ से निकलता है, प्लांट्स इमिट देम एज अ वे टू कम्युनिकेट। लिख लीजिए एक लाइन, प्लांट्स इमिट
plants emit them as a way to communicate, comma, attract pollinators or defend against pests, defend against पेस्ट्स। हिंदी में लिख लो, आपके जो है पौधों के द्वारा संचार के रूप में पॉलिनेटर्स को आकर्षित करने के लिए, पराग कणों, पॉलिनेटर्स का मतलब पराग है ना, क्या बोलेंगे पॉलिनेटर्स को, क्या बोलेंगे? पॉलिनेट्स मतलब पराग कण होता है, परागकर्तान। तो ऐसे वर्ड्स की जगह पे पॉलिनेटर्स भी लिख दोगे तो सामने वाला बुरा नहीं मानेगा ना, पॉलिनेटर्स लिख लो, समझ गए? कि पॉलिनेटर्स को आकर्षित करने के लिए या कीटों के विरुद्ध मतलब कीट वगैरह जो आते हैं उससे बचने के लिए भी क्या करते हैं आपके जो है, जैसे अगरबत्ती जलाते हैं मच्छर तो मर जाते हैं, भाग जाते हैं, तो उसी प्रकार से कुछ खुशबूदार चीजें छोड़ते रहते हैं। इसमें एक एग्जांपल है आइसोप्रीन, प्राकृतिक वाले में है आइसोप्रीन है, एक और है आपका TERPENS, टर्पिन्स। ये पौधों के द्वारा छोड़े जाते हैं, वृक्षों के द्वारा छोड़े जाते हैं, पाइन्स एंड ओक्स के द्वारा। आइसोप्रीन एंड टर्पिन्स जो है पाइन ट्री एंड ओक ट्री के द्वारा रिलीज किए जाते हैं, पाइन एंड ओक ट्री, ये टेम्परेट रीजन में मिलते हैं उसके द्वारा। तो ये सब भी आपके जो है, तो इनसे हमारे को क्या होता है, जीव जंतुओं को भी नुकसान होता है, हमारे को भी नुकसान होता है। बहुत देर तक तुम कहीं पे पेंट लगा हो उसके अंदर थोड़ी देर कमरे में रह लो तो आंखें जलन करने लगती है, इरिटेशन होता है, सर दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, होता है कि नहीं होता है भाई? सर दर्द स्टार्ट हो जाएगा, आंखों में पानी आने लगते हैं, सब बीमार मतलब परेशानी होती है, डिजीनेस, आलस आने लगेगा। और लंबे समय तक रहोगे तो फिर इससे लीवर, नर्वस सिस्टम, कैंसर वगैरह तक भी हो सकते हैं, बेंजीन वगैरह से कैंसर भी हो सकता है। आई ना बात समझ में? इसका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे पर, तो लिख लीजिए, प्रभाव में भी तो आएगा ना क्वेश्चन, बीओसी मेंस वगैरह में आ गया तो शायद पूछा भी होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन पूछ सकता है इसका इम्पैक्ट क्या होता है। तो स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना, थोड़े देर के लिए है, शॉर्ट टाइम के लिए है, शॉर्ट टाइम के लिए आप है, थोड़े देर के लिए वहाँ पर है, तो क्या प्रभाव पड़ेगा आपका हेल्थ पर? वही इरिटेशन होगा, आँख जलने लगेगी, हेडेक हो सकता है, डिजीनेस, आलसपन या नींद आ सकती है, नौसिया हो सकता है। लिख लिया? इरिटेशन, हेडेक, डिजीनेस एंड नौसिया, NAUSEA, नौसिया या नौजी, नाक वाक बहने लगती है ठीक है। तो ये हो गया आपका शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? लंबे समय तक आप यदि किसी फैन की फैक्ट्री में या कहीं काम करोगे तो डैमेज टू लीवर डैमेज हो सकता है, लीवर, किडनी, लीवर डैमेज हो सकता है, किडनी डैमेज हो सकती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और कुछ कैंसर भी हो सकते हैं, कार्सिनोजनस होते हैं, बेंजीन वगैरह कैंसर कारक भी होते हैं।
कैंसर कारक कौन, बेंजीन वगैरह जो है। आया समझ में? हिंदी में लिखा, लीवर, किडनी, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और कैंसर वगैरह भी हो सकते हैं। आया समझ में? तो ये सब नुकसान हो सकता है वीओसीस से, और पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो पर्यावरण में भी आपके जो है अभी पढ़ेंगे हम लोग, एनवायरनमेंट में ये स्मॉग बनाएंगे। स्मॉग मतलब स्मॉग प्लस फॉग, तो इसका प्रभाव, वीओसी का प्रभाव, स्मॉग प्लस फॉग बनाते हैं। स्मॉग जिसको हम लोग भी पढ़ेंगे, फोटोकेमिकल स्मॉग बनता है। कहाँ पे? थर्मोस्फीयर के नीचे फोटोकेमिकल स्मॉग, प्रकाश रासायनिक, ये अलग से पढ़ाऊंगा अभी मैं, तो प्रभाव में बताऊंगा। रासायनिक स्मॉग, स्मॉग मतलब धुआं और फॉग दोनों, टेम्परेचर कम होगा तो फॉग, ये वीओसी के साथ मिलकर के बनते हैं। तो इतना कम से कम वीओसी के बारे में याद रखना है। तो वीओसी क्या है समझ में आ गया? तो वीओसी किस में आएंगे? प्राइमरी पोल्यूटेंट्स में, सेकेंडरी में आएंगे? प्राइमरी में, ठीक है ना। तो ये एयर पोल्यूशन में प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया। अब कल हम पढ़ेंगे अलग गैसों के बारे में, थोड़ा थोड़ा जानकारी सबके बारे में। कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे पोल्यूटेंट्स के रूप में सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल होती है, फिर सल्फर डाइऑक्साइड सेकंड नंबर पे आती है, फिर आपका कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, तो इनके बारे में फिर से थोड़ा अलग अलग जानेंगे। तो इस तरीके से फिर एयर पोल्यूशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो फिर आप आंसर उसी के बेस पे आराम से निकाल सकते हो। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। तो धीरे धीरे आज हिंदी वालों को ले लीजिएगा, इंग्लिश वालों का साथ में दे दिया था मैंने। हिंदी वाले बोले थे ना पतला दिख रहा है उनका, तो पतले दिखने का कारण था कि उनको एक पार्ट आज ले लीजिएगा, पार्ट 2।